राजेंद्र और पंकज दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। राजेंद्र बहुत अमीर था, उसका काफी बड़ा चढ़ा कारोबार था, लेकिन पंकज मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। लेकिन राजेंद्र ने कभी भी अपनी अमीरी को अपने दोस्ती के बीच में नहीं आने दिया। एक दिन वो पंकज से मिलने के लिए उसके घर आता है। भाई, आज तक तो मैंने कभी तेरी और अपनी दोस्ती के बीच अपनी हैसियत को लेकर नहीं आया हूँ। आज तूने हम दोनों के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी है। राजेंद्र, तू यहाँ कैसे? और तुझे किसने बताया मेरे हालातों के बारे में? क्यों? तूने नहीं बताया तो तुझे क्या लगा कि मुझे कहीं से पता नहीं लगेगा? लेकिन मुझसे यह सब छुपाकर तूने ठीक नहीं किया। तूने मुझे बताने लायक तक नहीं समझा। राजेंद्र, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि तू बिना बात के परेशान हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्ती का मतलब होता है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, लेकिन ऐसा करके तूने तो हमारी दोस्ती को ही खत्म कर दिया। अगर तुझे मेरे साथ चलने में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो मैं आज के बाद कभी भी तुझसे नहीं मिलूंगा। भाई, तू ऐसा मत बोल। अरे, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे, अपना दुख सुख किससे बांटूंगा? अरे भाई, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से तुझे सब कुछ बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। पंकज और राजेंद्र आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पंकज की बेटी गीता राजेंद्र के लिए पानी लेकर आती है और उसे देती है। राजेंद्र गीता को देखकर देखता ही रह जाता है और पंकज से बोलता है, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी बेटी गीता ही है ना? तूने बिल्कुल सही पहचाना। ये मेरी बेटी गीता है। अभी कुछ दिन पहले ही अपने मौसी के यहाँ से आई है। तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढा कि नहीं तूने? रिश्ते तो देख रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। भगवान जाने इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अरे, मेरी बेटी की शादी मुझे लगता है कहीं अच्छी ही जगह होगी। अच्छा, ये सब मैं तो मैं भूल ही गया। तुझे आए हुए कितना समय हो गया? अरे बेटा, अंकल जी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी पिताजी, अभी जाती हूँ। गीता इतना कहकर रसोई में जाती है और खाने पीने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद राजेंद्र पंकज के घर से खाना पीना खाकर निकल जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन राजेंद्र के दिमाग से गीता की छवि नहीं हटती और वो एक दिन अपने ऑफिस में बैठा अपने आप से बोलता है, पता नहीं उसे लड़की के साथ मेरा क्या लगाव है, लेकिन मेरे लड़के के लिए गीता से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। मुझे जल्द से जल्द पंकज से बात करके गीता और अपने बेटे की शादी फिक्स करनी होगी, वरना अनीता मेरे बेटे को किसी अमीर लड़की के झांसे में फंसा देगी। राजेंद्र के घर में उसके फैसले के खिलाफ किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके चलते राजेंद्र अपने दोस्त से बात करके अपने बेटे और उसकी बेटी गीता की शादी करवा देता है। शादी करके गीता अपने ससुराल आ जाती है। तभी राजेंद्र की पत्नी अनीता उससे बोलती है, सुनिए जी, बहू के पिताजी ने तो दहेज दिया नहीं, इसका मतलब आप केवल बहू ही लेकर आए हो। जिस आदमी ने अपनी बेटी दे दी उससे बढ़कर दहेज और क्या ही होगा। और पंकज की हालत तो तुमसे छुपी ही नहीं है। उसके बाद भी तुम दहेज की उम्मीद भी लगा के मत बैठना। इसका मतलब इसके बाप ने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। तुम्हारे पास कमी किस चीज की है आखिर? भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, उसके बाद भी तुम इतना लालच कर रही हो। सभी को अपने बेटे की शादी में ना जाने कितना दहेज मिलता है, और आपने मेरे हीरे जैसे बेटे की शादी ऐसे फटीचर घर में कर दी जहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिला। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो और इस मुद्दे पर दोबारा फिर कभी बात मत करना।
राजेंद्र इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनीता को राजेंद्र का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दिन बीतते हैं और राजेंद्र को अपने काम के सिलसिले में अपने बेटे के साथ बाहर जाना पड़ जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर अनीता एक दिन अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सोता देखकर बोलती है, ये देखो, सूरज सर पर चढ़ गया है और इस महारानी की अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। ओ महारानी, सोकर उठने का क्या लेंगी आप? माफ करिए, पता नहीं कब लेटे लेटे आँख लग गई, पता ही नहीं चला। तो फिर किसने कहा था कि महारानी की तरह कमरे में आराम फरमाती रहो? तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं भेजे हैं जो सारा काम करेंगे। जाकर काम करो। क्या मैं और काम करूं? बहू, लगता है तुझे मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी, इसलिए दोबारा पूछ रही है। अगर तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब इस उम्र में मैं जाकर काम करूंगी क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जाकर काम कर लेती हूँ। लेकिन आप बताइए तो सही कि मुझे क्या काम करना है। एक काम कर, पहले तू पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ले। वो क्या है ना कि शादी के चक्कर में पूरा घर बहुत ही गंदा हो गया है। माँ जी, ये घर तो बहुत बड़ा है, मैं इतने बड़े घर की सफाई अकेले कैसे करूँगी? तो फिर बड़े घर में शादी ही क्यों की थी, जब बड़े घर के कामकाज को संभाल ही नहीं सकती? अभी तेरे पिता को फोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी लड़की को क्या सिखाया है। नहीं माँ जी, आप मेरे पिताजी को कुछ मत बोलिए, मैं पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लूंगी, फिर चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। गीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। इतने बड़े घर की सफाई करने में गीता का पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन फिर भी घर की सफाई पूरी नहीं हो पाती। तभी वो अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे सफाई करते करते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही फ्लोर की सफाई हो पाई है और रात हो गई है। बाकी की सफाई मैं कल कर लूंगी। क्यों? कल क्यों कर लेगी? जो काम आज के लिए दिया गया है वह तुझे आज ही निपटाना होगा, वरना तू कल का काम फिर कब करेगी? इस तरीके से तो तू कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो कहती है कि रात के समय घर की सफाई या झाड़ू पोछा करना शुभ नहीं माना जाता है, मैं सुबह कर दूंगी। ये सब पुरानी बातें हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे। अच्छा, एक काम कर ले, पहले जाकर रसोई में खाना बना ले, उसके बाद सफाई में लग जाइयो, तेरा काम भी बदल जाएगा। माँ जी को ये क्या हो गया है, जब से ससुर जी गए हैं काम करवा करवा के उन्होंने अपनी बहू की जान निकाल रखी है। ससुर जी आप कहाँ हैं? जल्दी से वापस आ जाइए। कहाँ खो गई है तू, जो सोचना विचारना है? रसोई में जाकर खाना बनाते बनाते सोच विचार कर ले, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। गीता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अनीता तो खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम से सो जाती है, लेकिन गीता साफ सफाई करने में लगी रहती है। पूरी रात सफाई करने के बाद कहीं जाकर उसका काम खत्म होता है। सुबह होते ही अनीता फिर से गीता को कोई ना कोई ऐसा काम दे देती है जिसमें उसका दिन रात दोनों गुजर जाते थे। अपने पति के न रहने पर अनीता अपनी बहू से काम करवा करवा कर उसकी जान निकाल देती है। कुछ दिनों बाद ही उसकी हालत एक नौकर से भी गई गुजरी हो जाती है। तभी एक दिन उसका पिता पंकज उससे मिलने के लिए आता है और उसे फटे पुराने कपड़े में काम करते देखकर हैरान रह जाता है। बेटी, तुम इस हालत में कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी सास ने मुझसे काम करवा करवा कर मेरी जान ही निकाल रखी है। अब मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तेरी शादी बड़े घर में इसीलिए करवाई ताकि नौकर चाकर काम करे और तू आराम करे, लेकिन तूने क्या हालत बना रखी है बेटा। अरे नौकरों से काम क्यों नहीं करवाती? तू क्यों करती है? पिताजी, नौकर की कमी नहीं है, लेकिन शायद मैं गरीब घर की हूँ ना, और मैं कोई दहेज लेकर भी नहीं आई हूँ, इसीलिए मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। मेरे ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अपनी बेटी की सारी बातें सुनने के बाद वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने दोस्त को फोन करके सारी बातें बता देता है और दोबारा फिर अपनी बेटी को उस घर में ना भेजने की ठान लेता है। जानकीपुरम गांव में रामेश्वरी अपनी 3 बहुओं के साथ रहा करती थी। रामेश्वरी की सबसे छोटी बहू राजेश्वरी को पूजा पाठ करने का बड़ा शौक था।
राजेश्वरी अपने परिवार से छुपते छुपाते दान धर्म किया करती। ऐसे ही एक दिन रामेश्वरी अपनी तीनों बहुओं से कहती है, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कभी भी वो गलती की तुम तीनों ने तो कह देते हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात, खर्चे जितने कम हो तुम सबके लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी बात, हमारे घर के अंदर से एक भी दाना घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। लेकिन अम्मा जी, अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो काहे हम सबको अपने घर की बहुरिया बनाकर ले आई हैं आप? हम अपने घर में ही ठीक थे। जे बात हम भी यही बोलना चाहते थे, पर आपने बोलकर हमारे दिल का बोझवा ना कम कर दिया दीदी। बस अम्मा जी, हमारी यही बात है। और छुटकी बहू, तुमको कुछ नहीं बोलना है का? अगर नहीं बोलना है तो फिर यही बात को गांठ बांध लो। अगर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अपने पीहर। अरे छुटकी, बोलो। तुम अगर नहीं बोलोगी तो हम सबका बेड़ा पार ना हो पाएगा। बस तुम्हारी बात का इंतजार कर रहे हैं, वरना अम्मा जी तो अपना फैसला सुना चुकी। क्यों अम्मा जी, सही कह रहे हैं ना हम? बस बस रहने दो, हमको बहुत अच्छे से पता है। ये तुम्हारा डिमांड बंद करो, समझी कि नहीं? वरना अभी से सब कुछ बंद करवा देंगे। लेकिन अम्मा जी, हमको पूजा करना पसंद है और थोड़ा बहुत दान धर्म कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ अनाज भी होता है तो उससे भी चल जाएगा। अरे का बकवास कर रही है तू? मतलब सबसे ज्यादा बड़ी मांग कर रही है तू हमसे। हमने तो सोचा था छोटी है, ज्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन ई तो हमारे साथ धोखा हो गया। जे बात, अब आएगा मजा। बहुत खूब छोटी, क्या चाल चली है तुमने, मजा आ गया। अब अम्मा जी को पता चलेगा हमको हाथ खर्च ना देने का गम। नहीं नहीं अम्मा जी, हम ऐसा कुछ काम मांग नहीं रहे हैं। बस हम चाहते हैं कभी कभार आप कुछ दान कर लिया करो। ए छोटी, चुप हो जा। अब कब से पूजा दान धर्म करे जा रहे हो? तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अम्मा जी, हमको हमारा हक मिलना ही चाहिए बस। रामेश्वरी बहुओं की बात सुनकर गुस्से में अंदर चली जाती है और अपनी पैसों से भरी अलमारी को ताला लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राजेश्वरी हर दिन की तरह आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक गरीब भिखारी आता है और पुकारता है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, कुछ खाने को घर में है तो दे दो। अरे बहुत भूख लगी है। अरे पिछले 2 दिन से किसी ने हमको खाना नहीं दिया है। अरे इस गरीब भिखारी पे दया करो माँ जी। अरे कुछ दे दो। अरे दुआ लगेगी आप लोगों को। ये लीजिए बाबा, हमारे पास यही रखा हुआ था, आप ये खाना खा लो। बहुत दिनों से भूखे हो आप। अगर कभी भूख लगे तो हमारे घर पर आ जाना, हम आपको खाना दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आपको ऊपर वाला खुश रखे, आपका पेट हमेशा भरा रहे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आप खाओ बाबा, आप हमको बाद में आशीर्वाद दे देना, ठीक है बाबा? आप हमको बर्तन दे दो और आप यहाँ बैठकर खाओ। अरे ठीक है माई, जैसा आप कहें। वैसे आपके घर में कोनो दिखाई नहीं दे रहा, कोई है नहीं का? घर पर कोनो नहीं है, तभी तो आपको खाना दे पाए, वरना हमारी सास हमको कुछ देने के लायक ही नहीं छोड़ती है। ठीक है बाबा, आप जाओ, हमको भी घर का काम खत्म करके पूजा करना है। वाह, क्या बात है। हमको पता था तुम कभी तो कोनो गड़बड़ी करोगी, लेकिन इतनी जल्दी करोगी हमको भरोसा नहीं हो रहा। क्या बात है राजेश्वरी, बहुत बढ़िया। दीदी, ये बात किसी को भी मत बताना, हम कसम खाकर कहते हैं। आप हमको जो बोलेंगे हम वही करेंगे, कसम से। ठीक है, फिर हमको कोनो दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी हमारी बात मान लिया करना। वो का है ना, कभी कभी हमको आलस आता है, और वैसे भी तुम तो अब बहुत व्यस्त हो जाओगी। क्यों, कौन से काम में हम व्यस्त हो जाएंगे दीदी? खैर छोड़िए,
हम जाते हैं, माँ की पूजा करने में बहुत ही देर हो गई है हमको। राजेश्वरी जल्दी से अंदर चली जाती है और पूजा करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब राजेश्वरी की मछली जेठानी उसे बहुत तंग किया करती, लेकिन राजेश्वरी चुपचाप सब सहती। ऐसे ही एक दिन रामेश्वरी अपने घर के आंगन में बैठकर नोट गिन रही थी और खुद से बातें करती है। उफ, ये नोट है या मुसीबत, गिनती बार बार भूल रहे हैं। ज्यादा पैसा होना भी बहुत मुसीबत है। माई कुछ खाने को दे दो ना, अरे बहुत दिन से भूखे हैं। अरे माई दे दो, अरे भूखे की दुआ लगेगी। अभी हम व्यस्त है, कब से पैसे गिन रहे हैं, गिनती बार बार गलत हो रही है। ये पैसा भी अब जी का जंजाल हो गया है, क्या मुसीबत है। उफ। अच्छा, ये पैसा अब जंजाल हो गया है और ये पैसा आपके लिए मुसीबत हो रहा है, क्या बात कह रही हो आप? अरे ऊपर वाले ने आपको दिया है तो प्रार्थना कीजिए और खुश रहिए, मुसीबत में काम आइए दूसरों के। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मुसीबत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भिखारी बाबा के ऐसा कहते ही रामेश्वरी के घर उसी रात चोरी होती है। सारे गहने पैसे सब चोर ले जाता है और वो उधारी खाते खाते गरीब हो जाते हैं। लेकिन तब भी राजेश्वरी की श्रद्धा कम नहीं होती। उसकी श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति देखकर एक दिन नीलिमा और भाग्य लक्ष्मी कहती हैं, राजेश्वरी, हम लोगों को कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछिए ना दीदी, क्या पूछना है हमसे? हमको एक बात समझ नहीं आ रही है, हम इतने अमीर से गरीब हो गए, अब कभी खाते हैं तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है, तो तुम भगवान की आराधना काहे करती हो? लेकिन दीदी भगवान ने हमको कभी भूखा रखा ही नहीं, तो हम उनसे कोनो शिकायत करें। हमारे पास पहले भी कोई भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हमको किसी चीज का खोने का गम भी नहीं है। लेकिन अभी तुम क्या कही? तुम्हारा पेट हमेशा भरा रहता है, कैसे? तुम कभी तो हम लोगन के साथ खाना खाती हो, तो फिर कैसे हर वक्त पेट भरा रहता है? हम हमेशा मिश्री और पानी पी लेते हैं, उसी से हमारा पेट भरा हुआ रहता है और हमको खाना खाने की भूख ही नहीं लगती है। क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो हम भी एक बार माँ की आराधना करेंगे। हाँ, हम भी अब तुम्हारे साथ मिलकर पूजा किया करेंगे। नवरात्रि भी आ रही है, इसकी तैयारी हम पूरे मन से करेंगे, चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, लेकिन माँ को हलवा पूरी और काले चने का भोग जरूर लगाएंगे। राजेश्वरी की दोनों जेठानियां भी साथ पूजा किया करती। दूसरे ही दिन नीलिमा को एक घर में काम मिल जाता है। काम करते हुए उसे 1 महीना भी होता है और नवरात्रि के कुछ दिन पहले उसे अपनी पहली पगार मिल जाती है। तभी वो घर जाकर सभी से कहती है, अम्मा जी, राजेश्वरी, भाग्य दीदी, सभी कहाँ हो? देखो हमको क्या मिला है आज। क्या हुआ नीलिमा बहू, क्यों गला फाड़ कर सभी को बुला रही है? आराम से बुलाती, तब भी तो हम सबको सुनाई देता ना। अब बोल, क्या सुनाना चाहती है? अम्मा जी, आज हमको हमारी पहली पगार मिली है और हम चाहते हैं इस बार नवरात्रि की पूजा जैसे सोचा था वैसे करेंगे। देखो राजेश्वरी, हमको हमारी तनख्वाह मिल गई। इन पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा हमको है। कब से हमने एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अब ये सारे पैसे हमारे हैं। अब तुम सबको कैसे पूजा करनी है करो, हम तो चले। अब क्या होगा? पैसे तो सब अम्मा जी ले गई। अब शायद हम सबकी पूजा अधूरी रह जाएगी। हमने कितने सपने देखे थे इस बार कि नवरात्रि कुछ अलग करेंगे। अब पैसा ही नहीं रहा तो कैसे करेंगे पूजा? चिंता करने से कोनो हल नहीं निकलता। हम सब में जितनी हिम्मत है, हम उसी हिम्मत और श्रद्धा से इनकी पूजा करेंगे। ठीक है, फिर हम माँ दुर्गा की सजावट बागीचे के फूलों से करेंगे। उनका आसन बड़े पत्थर के ऊपर बनाएंगे। माँ को भोग में शक्कर खिलाएंगे। हमारी इतनी ही औकात है माँ, हम 3 बहुएं मिलकर आपकी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अरे दीदी, आपने तो बड़ा ही अनोखा उपाय बताया है। आज तक शायद माँ की आराधना ऐसे कभी किसी ने नहीं की होगी और अब हम सब मिलकर खुशी खुशी नवरात्रि मनाएंगे।
राजेश्वरी और उसकी दोनों जिठानियां पूजा की तैयारी करती हैं। वो माँ दुर्गा की मूर्ति को फूलों से सजाती हैं। बड़े से पत्थर पर उनका सुंदर सा आसन भी तैयार करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन गुजरता है, वैसे ही रामेश्वरी भी बदलने लगती है और साथ ही साधु बाबा आकर वो श्राप तोड़ते हुए उसे आशीर्वाद देता है और धीरे धीरे रामेश्वरी अपने पहले के घर में आ जाती है। लेकिन उसकी तीनों बहुओं की अनोखी पूजा आज तक वो वैसे ही करती है। सोनम एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। लेकिन सोनम को अपने ससुराल के अमीर होने पर कोई घमंड नहीं था। लेकिन उसकी ननद अक्सर उसे गरीब होने का ताना दिया करती। यूं ही एक दिन जब सोनम की ननद रीमा बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाती है तो ये देखकर सोनम कहती है, अरे ननद जी, ये सब क्या है? आप कहाँ से आ रही हैं इतने सारे बैग्स लेकर? भाभी आपको नजर नहीं आ रहा क्या? मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ और मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना वो आप किसी नौकरानी को दे देना, या अगर आपको उसमें से कुछ पसंद हो तो आप रख लेना। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? आपने कुछ ही दिनों पहले तो कपड़े खरीदे थे, उनका क्या हुआ? ओ भाभी, क्यों फालतू का ज्ञान दे रही हो? आपको तो पता ही है ना कि एक दिन जो कपड़े मैं पहन लेती हूँ उन्हें दोबारा नहीं पहनती। फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? लेकिन ननद जी, आप ऐसे पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको पता भी है कितनी मेहनत से आपके भैया पैसे कमाते हैं और आप एक मिनट में ही पैसे उड़ा आती हो। अपने भाई का पैसा उड़ा रही हूँ, आप होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? ओह हाँ, भूल गई कि आप तो खुद एक गरीब परिवार से है ना, आपको तो अमीरों की शौक पता ही नहीं है। ये क्या कह रही हो ननद जी? माना कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा ऐसे मजाक बनाएंगी। अब जो है सो है, सच को बदला नहीं जा सकता। भगवान करे आपको भी एक गरीब लड़का ही मिले जिससे आपकी शादी हो, फिर आपको पता चलेगा कि पैसों की कदर क्या होती है। अभी मायके में है ना आप, तो खूब मजा उड़ा रही हैं। इतना कहकर अब सोनम वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन और बीत जाते हैं और सोनम की अमीर ननद अपने पैसों का घमंड नहीं छोड़ती। सोनम ही नहीं बल्कि सोनम की सास भी अपनी बेटी के खर्चों से और उसकी नादानी से परेशान हो चुकी थी। ये सब देखते हुए सोनम के साथ कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं तो रीमा की नादानियों से ही बहुत परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब पैसे उड़ाती रहती है, इसे जरा भी कदर नहीं है पैसों की और न ही इसे हमारी इज्जत की परवाह है। देर रात तक पार्टियों से वापस आती है, आसपास के लोग भी अब बातें करने लग गए हैं हमारे बारे में। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करना क्या है माँ जी, अब बस आप एक अच्छा सा लड़का देखकर ननद जी की शादी करवा दीजिए, लेकिन अमीर से नहीं, किसी गरीब से। क्या कहा? गरीब से? पता भी है तो क्या कह रही है? जो लड़की एक मिनट में लाखों रुपए उड़ा देती है वो एक गरीब ससुराल में रह पाएगी? माँ जी, आप एक बार बात करके तो देखो। जब ननद जी को पैसे की असली कीमत पता चलेगी ना, तब जाकर वो सुधरेंगी। लेकिन बहू, ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ जो तेरी इस बिगड़ी हुई ननद का ख्याल रखे और उसको सुधारे? भला कौन खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? माँ जी, ऐसा एक लड़का है। कौन है? कहाँ है? कैसा है? घर परिवार सब बता। मेरा भाई माँ जी, अभिनव। मेरा भाई एक पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात, अभी तक ननद जी ने मेरे भाई को देखा तक नहीं है। लेकिन आपने तो देखा है ना उसे। अगर आप कहो तो बात करो घर पर। वैसे सही कह रही है तू, लड़का तो अच्छा है, लेकिन कहीं उसकी भी जान मुश्किल में न पड़ जाए रीमा से शादी करके। माँ जी, आप सब मुझ पर छोड़ दो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी बहू की बात सुनकर कांता इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और कुछ दिनों बाद सोनम और कांता रीमा का रिश्ता सोनम के भाई के साथ करवा देती है। लेकिन रीमा को ये नहीं बताते कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो सोनम का भाई है और गरीब है। रीमा को बताया जाता है कि लड़का बहुत अमीर है और बारात सोनम के घर से लेकर आना चाहते हैं। अमीर लड़के के बारे में सोचकर रीमा शादी के लिए तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद दोनों की शादी होती है। शादी के दिन जब रीमा की विदाई होती है तो वो सोनम के घर विदा होकर आती है और अपने ससुराल को देखकर रीमा के होश उड़ जाते हैं। वो अपने पति अभिनव से कहती है, हम तो अपने घर जाने वाले थे, फिर भाभी के घर क्यों आ गए? यही तो है मेरा घर। मैं सोनम दीदी का छोटा भाई हूँ और मैं यही रहता हूँ। क्या कहा? आप सोनम भाभी के भाई हो? यानी कि मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? धोखा हुआ है, धोखा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मेरे घर जाना है। मैं इस झोपड़पट्टी में नहीं रह सकती।
ये क्या कह रही हो रीमा तुम? अब तुम मेरी पत्नी हो और यही तुम्हारा ससुराल है, चाहे गरीब घर हो या अमीर। अब जो भी है यही है और तुम्हें यहीं रहना है। तुम मुझे नहीं रोक सकते जाने से, समझे? मुझे मेरे घर जाना है, मैं इस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। हमारी आज ही शादी हुई है और तुम इतने ड्रामे कर रही हो। और सुनो, तुम मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। भले ही तुम एक अमीर परिवार से हो, लेकिन अब तुम इस गरीब परिवार की बहू हो, समझी? इतना कहकर अब अभिनव रीमा को अपने साथ घर में ले जाता है और रीमा घर के अंदर जाकर गुस्से में अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसे सब कुछ पूछती है। जिसके बाद कांता रीमा को उसकी शादी गरीब घर में करने का कोई कारण नहीं बताती और फोन काट देती है। फिर गुस्से में रीमा सोनम को कॉल लगाती है और ये सब करने की पीछे की वजह सोनम से पूछती है और सोनम कहती है, अरे ननद जी, आपको तो गए हुए अभी एक रात भी नहीं हुई ससुराल में और इतनी जल्दी आपने मुझे याद कर लिया। भाभी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ननद जी, पहले तो आप जल्दी से कोई कोना पकड़ लो, क्योंकि बाहर मौसम खराब है और बारिश आने वाली है। और बता दूं कि मेरे भाई के कमरे की छत से पानी आता है। क्या कहा? पानी आता है? इतना कहकर अब सोनम फोन रख देती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर अभिनव आता है जो उसे कहता है, सुनो, मैं जा रहा हूँ दीदी के कमरे में सोने, तुम यहाँ आराम से सो जाना। अरे लेकिन यहाँ पानी तो नहीं आता बारिश का। और हाँ, मैं बताना भूल गया, अगर बारिश का पानी यहाँ आए तो वो रखा पतीला, उसे पकड़कर बैठ जाना, समझी? मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर अब अभिनव वहाँ से चला जाता है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। रीमा अपने बेड पर आराम से सो रही थी कि तभी छत से पानी टपकने लगता है और इससे रीमा की नींद खुल जाती है। फिर वो जल्दी से बर्तन वहाँ रख देती है जहाँ से पानी आ रहा था। फिर तभी और भी जगह से पानी आने लगता है। इन सब से रीमा परेशान हो जाती है और पूरी रात वो परेशान होती है। यूं ही सुबह कब होती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह वो उठकर बाहर जाती है और विमला से कहती है, आंटी जी, आपके घर में सुबह को कॉफी नहीं मिलती क्या? बहू, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, सासू तेरी, और ये ले तेरी कॉफी। अरे आंटी जी, ये तो कॉफी नहीं है, ये तो काला पानी है। हमारे घर में तो रोज सुबह यही बनता है, काली चाय पीना है तो पियो, वरना जाओ अपना काम करो। इस भाभी के बच्चे ने ना जाने किस बात का बदला लिया है मुझसे, अच्छे से बताऊंगी इन्हें तो। इतना कहकर अब वो उस काली चाय को पी जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और अब उसे अपने गरीब ससुराल में सारा काम करना पड़ता है और तो और सोच समझकर खर्चा चलाना पड़ता है। यूं ही कुछ समय और बीतता है। अब रीमा को इन सब कामों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि अपनी शादी से पहले उसने जो पैसे उड़ाए और अपनी भाभी का मजाक बनाया, अब उसे समझ आ गया था कि सोनम को भी इन्हीं सभी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, वो भी शादी से पहले। और अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी आगे बढ़ा रही थी। ऐसे ही एक दिन अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उसकी माँ कांता उसके ससुराल उसे देखने आती है, जहाँ अपनी बेटी को मेहनत करते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। अब रीमा पूरी तरह से बदल चुकी थी। सड़क किनारे बाइक पर बैठा एक दिनेश नाम का लड़का सामने से आ रहे अपने दोस्त किशन को देखकर अपने हाथों को माइक बनाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दोस्तों जरा गौर से देखिए इस इंसान को, ये जो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, इस इंसान को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना खुश इंसान होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो दिखाई देता है सच में वो ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त किशन के साथ है। यहाँ लोगों की एक पत्नी संभाले में हालत खराब हो जाती है और यहाँ मेरा शेर दोस्त अपनी 3 पत्नियों का बोझ उठाकर चल रहा है। क्या है साले, बहुत हंसी आ रही है तुझे? करवाऊं तुझसे अभी रिपोर्टर गिरी? अभी तो सिर्फ मेरे मोहल्ले को पता है, तू ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे शहर को बता दे कि देखो ये 3 पत्नियों का पति। अरे भाई, मैं तो मस्त मजाक कर रहा था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। अच्छा बेटा, अब तुझे टाइम पास करने के लिए मेरी ही लाइफ की हिस्ट्री मिली है। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो अभी तेरी यही धुलाई शुरू करता। अब यहीं बैठकर रिपोर्टर गिरी ही करनी है या ऑफिस भी चलना है? तेरा गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भाभी ने तुझे चाय भी नहीं दी। एक काम करते हैं, कॉफी शॉप चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। ओके डन, इसको कहते हैं दोस्त। किशन इतना कहकर अपने दोस्त दिनेश के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर किशन के घर में उसकी 3 पत्नियां मैरी, राधा, रिया ने एक रसोई होने के चलते पूरा घर सर पर उठा रखा था। अगर किसी औरत की जिंदगी में एक सौतन हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, लेकिन यहाँ तो तीनों ही एक दूसरे की सौतन बनी बैठी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन सौतन तो सौतन ही होती है। ऐसे ही समय बीतता है।
तभी एक दिन सुबह के समय तीनों की सास कुसुम पूजा करके मंदिर से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं हाथों में कोई ना कोई बर्तन लिए एक दूसरे से मारामारी कर रही हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ नास पिटियो, ये घर है मेरा, कोई कुश्ती का मैदान नहीं जो बर्तन उठाए एक दूसरे को मारामारी कर रही हो। क्यों मरी जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, पहले लड़ाई इन सब ने शुरू की थी, मैंने नहीं। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शरीफ हो ना, इसलिए तुम लड़ नहीं रही, हम ही पागल हैं जो लड़ रहे हैं। पागल नहीं तो समझदार भी मत समझो अपने आप को। जब से तुम तीनों घर आई हो एक दूसरे की सौतन बनके, तब से मेरा घर जंग का मैदान बन गया है। एक भी दिन सुख और चैन की रोटी खाने को नहीं मिली। मैं क्या करूँ माँ जी, आपको मेरी पसंद की चीज, मेरी बनाई खाने की चीज पसंद ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यही दिक्कत है मेरे साथ भी माँ जी, कि जो आपको पसंद है वो मुझे नहीं, और जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं। जी माँ जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। पसंद तो तब आएगा ना जब तुम कुछ बनाओ, ये तुम्हारा आज का काम नहीं है। जब से तुम तीनों ने मेरे घर में कदम रखा है ना, तब से यही चल रहा है। कभी भी मेरे घर में समय में कोई रसोई नहीं बनाती, ना ही कोई भोग लगता है। माँ जी, इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हारा दोष नहीं है तो क्या पड़ोसियों का दोष है? रोज रसोई बनाते समय ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हो कि सारा समय बस या तो लड़ने में या फिर एक दूसरे की बुराई करने में निकाल देती हो। उसके बाद खुद बाहर से मंगवा कर खा लेती हो। बचती है तो केवल ये बुढ़िया। माँ जी, आप वैसे बुढ़िया लगती नहीं है, अभी भी यंग ही लगती है। मेरे घर में लड़कर रसोई नहीं बनेगी, आज खाना बनेगा ही नहीं। बैठी रहो तीनों अपनी अपनी पसंद लेकर। तुम्हें मेरी बात तो समझ में आती ही नहीं है ना? माँ जी, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आप हम तीनों की रसोई अलग अलग कर दो। आज तो बोल दिया, दोबारा ऐसा बोलने की सोचना भी मत, समझी? जाओ और अपने काम करो घर के। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और तीनों सौतने अपनी सास के डर से कुछ नहीं बनाती और एक रसोई होने के चलते आए दिन तीनों सौतनों की लड़ाई होती ही रहती थी और सजा में उन्हें पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह सुबह कुसुम अपनी तीनों बहुओं को बुला कर कहती है, मैं मंदिर जा रही हूँ और वहीं से पंडित जी को भी साथ लेकर आऊंगी। मेरा पूजा करवाने का मन है, इसलिए आज मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। इसलिए जब तक मैं आऊँ तुम तीनों मिलकर घर की अच्छे से सफाई और पूजा पाठ का सारा सामान मंगवा लेना। मेहमान भी होंगे, इसलिए आज तीनों अपनी एक रसोई को लेकर कोई तांडव मत मचाना और ना ही रसोई के अंदर जाना, समझी? जी माँ जी। कुसुम इतना कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है और तीनों सौतने अपनी सास की बात मानकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करती हैं और पूजा का सारा सामान मंगवा कर भी रख लेती हैं। फिर भी वो कहते हैं ना कि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ भी था। कुसुम को मंदिर से आने में थोड़ा समय लगता है और तीनों से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी सास के मना करने के बाद भी एक साथ रसोई में अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने पहुंच जाती है और पहले मैं करके लड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो पूरी रसोई का सामान पूरे घर में फैलाकर फिर से लड़ने लगती है। तभी उनकी सास कुसुम पंडित और कुछ मेहमानों के साथ घर आती है और उन तीनों को ऐसे लड़ते देखकर उसकी पड़ोसन नीलू कहती है, कुसुम, हमें टीवी देखने की क्या जरूरत है? सीरियल तो तेरे घर में चल रहा है, 3 सौतनों की लड़ाई। मुंह बंद कर नीलू, मेरी पड़ोसन और सहेली होने के बाद भी तुम मेरे घर का मजाक उड़ा रही है। कुसुम बहन जी, नीलू बहन सही कह रही है। इस अशांति और अस्वच्छ वातावरण में आप पूजा करने के लिए बोल रही हैं। जहाँ ऐसे सौतनों की लड़ाई हो रही हो, वहाँ कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। पंडित जी ऐसा मत बोलिए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी सारी तैयारी करवा देती हूँ। रहने दे कुसुम, ये तीनों सौतने हैं सौतने, और आज तक कभी सौतनों की बनी है क्या? अरे नहीं बनी कभी भी। और वैसे भी तेरे घर से तो आए दिन चिल्लाने की, लड़ने की आवाज़ आती रहती है। नीलू बस चुप हो जा, बिगड़ी बात संभाल नहीं सकती तो कम से कम ऐसी बातें बोलकर और मत बिगाड़। नीलू बहन बिल्कुल सही कह रही है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ करिए, मैं आपके घर में कोई पूजा नहीं करवा सकता। चलो सभी लोग यहाँ से। इतना कहकर पंडित सभी लोगों को लेकर कुसुम के घर से निराश होकर चला जाता है। सुमन को इस चीज का बहुत दुख होता है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है।
कुछ समय बाद किशन ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को ऐसे बैठे देखकर कहता है। क्या बात है माँ, आप ऐसे परेशान होकर क्यों बैठी हैं? तो क्या करूँ बेटा, ये जो तेरी तीनों बीवी है ना, इन्होंने अपनी एक रसोई के चलते मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन रसोई को लेकर लड़ती रहती हैं, रसोई अलग करने को कहती हैं, और आज तो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया इन सौतनों की लड़ाई को। माँ परेशान ना हो, मैं आज इन तीनों से ही बात करता हूँ, बहुत हो गया। इतना कहकर किशन अपनी तीनों पत्नियों को बुलाकर कहता है। देखो हालात ही ऐसे थे कि आप लोगों को एक दूसरे की सौतन बनकर इस घर में आना पड़ा, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, आप तीनों भी जानती हैं। इसीलिए प्लीज ये रोज रोज की सौतन की रसोई का तमाशा बंद करिए। रहना तो सबको साथ में ही है, तो लड़ाई की जगह एक दूसरे को समझकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तीनों को अपने पति की बात सुन के अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी हरकतों के लिए दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद तीनों अपनी रसोई बनाने के लिए एक एक दिन डिसाइड कर लेती है, जिससे तीनों सौतनों के बीच रसोई को लेकर जंग खत्म हो जाती है और घर में शांति का माहौल होता है। राशि के पिता राजेंद्र एक विधायक थे। दबंग लोगों के साथ उनका काफी उठना बैठना रहता था, जिसको देखकर उसका असर उनकी बेटी राशि पर पड़ता था। एक दिन राशि की नौकरानी चंपा उसे उठाने के लिए कमरे में आती है। राशि बिटिया उठो, मालिक आपको बुला रहे हैं। जाओ यहाँ से, हमें सोने दो, हमें बहुत नींद आ रही है। राशि बिटिया, मालिक को किसी काम से बाहर जाना है, उन्होंने बोला है राशि को बुला कर लाओ, मैं उससे मिलकर ही निकल जाऊंगा। कब से हम तुमको बोल रहे हैं कि हमें नींद आ रही है, लेकिन तुम हो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। कब से कान खा रही हो हमारा। राशि बिटिया, मैंने तो वही बोला जो मुझे मालिक ने कहने को कहा। रुको, तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। राशि, ये क्या तरीका है तुम्हारा किसी के साथ बर्ताव करने का? तुम दिन पर दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो। पिताजी, जब हमने सबको बोला है कि हमें सोते टाइम कोई ना जगाए, तो हमें ये रोज सुबह क्यों जगाने आती है? तुम्हें बुलाने के लिए हमने चंपा को भेजा था, वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आगे से हम तुम्हें ऐसा करते ना देख पाए, बस। पिताजी, हमें लगा ये झूठ बोल रही है हमें जगाने के लिए, हमें माफ करिए, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई बदमाशी मत करना, आराम से रहना। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। राजेंद्र अपने काम से बाहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पुनीत नाम के लड़के से होती है। पुनीत बहुत ही शरीफ और शांत लड़का था। उसकी खासियत राजेंद्र को पसंद आ जाती है और वो उसके माता पिता से बात करके अपनी बेटी की शादी उसके साथ तय कर देता है। राशि भी अपने पिता की खुशी को ध्यान में रखते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद राशि और पुनीत की शादी हो जाती है और राशि अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन उसकी सास सरला राशि के कमरे में आती है। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए कप चाय बना दे। क्या बोली माँ जी आप? हम आपको चाय बना कर दे? हाँ बहू, तुझे ही बोल रही हूँ। अब क्या तू मुझे एक कप चाय बनाकर भी नहीं पिला सकती है? माँ जी, मुझे चाय बनाना छोड़िए, पानी भी ठीक से गर्म करना नहीं आता। हाँ, किसी का खून करवाना हो या मरवाना हो या उसे सबक सिखाना हो तो बोलिए, मैं ये सब बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। हे भगवान, मेरी बहू तो एक नंबर की गुंडी निकली। अब मेरा क्या होगा? अगर इसको कुछ बोला तो ये मुझे जान से ही मरवा देगी। क्या सोचने लगी माँ जी आप? कुछ नहीं बहू, मैं बस यही सोच रही थी कि मैं चाय खुद ही बना लूं। अब तुझे आती भी तो नहीं है ना बनाने, कोई बात नहीं। ये हुई ना बात। अब एक काम करिए माँ जी, अपने साथ साथ मेरे लिए भी एक कप कड़क अदरक वाली चाय बना कर लाइए। अपनी दबंग बहू की बात सुनकर और उसके तेवर को देखकर सरला डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन पुनीत ऑफिस से घर आता है और राशि से कहता है, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए खाना ले आओ। हम यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी बनकर आए हैं। भूख लगी है तो नौकरानी से बोलो खाना बनाने को, या अपनी माँ को कहो, हमें नहीं। अगर नौकरानी रखने के पैसे नहीं है तो वो हम दे सकते हैं तुम्हें। हम आपके पति हैं, अगर माँ एक समय घर पे नहीं है तो आप एक समय का खाना हमें दे नहीं सकती? देखिए, ये सब काम हमारे नहीं है, ना ही हमें आते हैं।
अगर माँ जी घर पर नहीं है तो बाहर से मंगवा लीजिए। और पुनीत के सीधे स्वभाव के कारण वो राशि को कुछ नहीं कहता था। एक दिन बहुत रात हो जाती है, लेकिन पुनीत ऑफिस से घर ही नहीं आता। सरला को अपने बेटे की बहुत चिंता होती है। वो राशि के कमरे में जाती है। बहू, बहुत रात हो गई है लेकिन पुनीत अभी तक घर नहीं आया। मुझे चिंता हो रही है उसकी। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? वो कोई लड़की थोड़ी ना है जो देर रात घर से बाहर नहीं जा सकते या आ सकते। गए होंगे किसी अपने दोस्त के पास। बहू, मेरा बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का है। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, तो दोस्त क्या बनाएगा? हाँ वो तो है। हम तो भूल ही गए थे कि हमारे पति लड़कियों से भी ज्यादा शांत हैं। एकदम बोरिंग है। उनके कहाँ ही कोई दोस्त होंगे जिसके पास वो जाएंगे। बहू, मैं यहाँ तुझे ये बताने आई हूँ कि रात के 3 बज रहे हैं लेकिन तेरा पति अभी तक घर नहीं आया। और एक तू है कि चिंता करने की जगह उसकी तुलना लड़कियों से कर रही है, उसकी बुराई कर रही है। माँ जी, जो सही है ना मैं तो वही बोल रही हूँ। उनसे ज्यादा तो मैं दबंग हूँ हर चीज में। पता नहीं मेरे पिताजी को इनमें क्या नजर आया जो मेरी शादी चंपू के साथ करवा दी। बहू, आज तूने मजबूर कर दिया, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरा बेटा शांत है इसीलिए, क्योंकि मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि जब चाहे किसी के ऊपर भी बंदूक रख दो और उसे डराओ धमकाओ। मैंने तुम्हारे पास आकर ही गलती कर दी। माँ जी, आप मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हो। आपको लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए? बहू, बोलने की जरूरत नहीं है, दिखता है कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। सरला की बात सुनकर राशि को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगती है। उसके गुस्से को देखकर सरला डर जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सरला को सोफे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। पुनीत के आते ही सरला उसे रोक लेती है। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता भी है मैं कितना डर गई थी। मुझे पूरी रात कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन हम क्या करते, हमें घर के अंदर घुटन हो रही थी, इस कारण हम बाहर चले गए थे। कुछ समय अकेला रहना था हमें। माँ, हम अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हो चुके हैं। बेटा, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकता है, मैं तेरी माँ हूँ ना। अब मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? माँ बस और कुछ नहीं, हम ठीक है। रात से सोए नहीं है, थोड़ा सोना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो अपने कमरे में जा और आराम कर ले। जब तू आराम करके उठेगा तो तुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पूरी रात से जागे हैं, सर में बहुत दर्द है। एक तो पुनीत वैसे ही रात भर सोया नहीं था, ऊपर से राशि उसका हाल चाल पूछने की जगह अपनी सास की बुराई करना शुरू कर देती है। हम आपकी माँ की ये बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल को वो हमको ना जाने क्या क्या बोल गई, जो चीज हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें गांव रवाना कीजिए जल्दी से जल्दी। आप अपने आप को समझती क्या है? बहुत बड़ी दबंग है आप। आपके पिताजी विधायक क्या है, आपकी अच्छी जान पहचान क्या है? आप तो कुछ भी कर सकती हो जैसे। आप ये मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? आज तक आपने हमसे कभी ऐसी बात नहीं करी। जल्दी से हमसे माफी मांगिए और ये बात खत्म कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो आपको इस घर में रहना नहीं है तो ठीक है ना, निकल जाइए हमारे घर से। हम हार गए अपना वादा जो हमने आपके पिता को किया था। उनसे किए वादे को पूरा करने के चक्कर में हमने आपसे शादी की। अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी आपसे शादी करके, क्योंकि आपको गाली देने के अलावा, लड़ाई झगड़ा करने के अलावा, गुंडागर्दी करने के अलावा, अपनी दबंगई दिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। वादा? कैसा वादा? साफ साफ बोलिए। पिताजी और आपके बीच में क्या बात हुई थी? जब आपके पिता से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें आपके बारे में सब कुछ कह दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन ये भी कहा कि आप दिल की बहुत अच्छी हो। और हमने आपको देखा तो हमको लगा शायद हमारा प्यार आपके स्वभाव को बदल सके, लेकिन हम गलत थे। हम आपको नहीं बदल सकते क्योंकि आप अपने अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं हो। आप हमें माफ कीजिए और जाइए हमारे घर से। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आज तक हमने पिताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर आज हम घर वापस चले गए तो उनको जो हमारे ऊपर भरोसा है वो भी टूट जाएगा। आप ऐसा मत करिए। जो भी हो, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते अब। हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमें खुद से और इस घर से दूर मत कीजिए। राशि को अपनी गलती का एहसास होता हुआ देखकर पुनीत उसे दूसरा मौका देता है, जिसके बाद राशि अपनी आदतों में सुधार लाने की पूरी कोशिश करती है और अच्छी बहू होने का फर्ज भी निभाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।